हेलो दोस्तों, सरल रेखा के दूसरे लेक्चर में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा से संबंधित समीकरण। यानी सरल रेखा से संबंधित कितने समीकरण बनेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला बनेगा सरल रेखा का समीकरण, जब रेखा हमारा क्या हो, निर्देशांक अक्षों के समांतर हो। पहला कौन सा बनेगा? जब रेखा निर्देशांक अक्षों के समांतर हो। जब रेखा निर्देशांक अक्षों के समांतर हो, पहला बनेगा। इसका मतलब हो गया ये हमारी क्या हुई, निर्देशांक। तो एक हो सकता है निर्देशांक अक्षों के समांतर, या तो रेखा ऐसे हो जाएगी y अक्ष के समांतर हो गई है ना, या तो रेखा हमारा क्या हो सकता है x अक्ष के समांतर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जब रेखा निर्देशांक अक्षों के समांतर हो तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब दूसरा समीकरण कौन सा बनेगा? दूसरा समीकरण बनेगा प्रवणता रूप का समीकरण। कौन सा? प्रवणता रूप का समीकरण। कब? जब रेखा का x अक्ष की धन दिशा के साथ झुकाव पता हो और रेखा y अक्ष पर कितनी अंतः खंड काट रही है ना, तब समीकरण निकालना सीखेंगे। यानी एक तो समीकरण है समांतर वाला बनेगा y बराबर b और x बराबर a, समांतर रेखाओं का समीकरण। और प्रवणता रूप का समीकरण y बराबर mx प्लस c, ये वाला समीकरण पढ़ेंगे। और तीसरा समीकरण पढ़ेंगे अंतः खंड रूप का समीकरण। कौन सा? अंतः खंड रूप का समीकरण। यानी जब x अक्ष पर और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड दिया होगा तो हम लोग रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, ये चीज हम लोग ड्राइव करेंगे। यानी x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड मान लो कितना दिया हुआ है a, और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना पता हो b, तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ये होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। लेकिन कैसे आता है ये चीज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है। और चौथा समीकरण हम लोग पढ़ेंगे लंब रूप का समीकरण। कौन सा? लंब रूप का समीकरण। एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये लंब रूप का समीकरण पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हमारा आता है एक समीकरण कि जब कोई रेखा दिया हो और उस रेखा पर एक कोई बिंदु पता हो। क्या पता हो? एक कोई बिंदु पता हो, है ना। और उस रेखा की क्या पता हो? थीटा पता हो। यानी जब हमें थीटा दिया होगा, यानी एक बिंदु दिया हो और रेखा का झुकाव दिया हो, या एक बिंदु दिया हो और ढाल पता हो, झुकाव पता हो, या प्रवणता कह दे, है ना, पता होगा, तब हम लोग रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, है ना। मान लो वो बिंदु कौन सा है, x1, y1, और इसका थीटा पता होगा, है ना, तो हम प्रवणता निकाल लेंगे, यम निकाल लेंगे। यम कैसे निकालते हैं? यम बराबर tan थीटा। यानी x अक्ष के धन दिशा के साथ कोई रेखा जितना कोण बनाती है उसकी अस्पज्जा ही रेखा की प्रवणता कहलाती है। जब हम थीटा को x अक्ष के धन दिशा के साथ जो रेखा जितना कोण बनाए उस कोण को अगर हम tan के साथ ले लें, किसके साथ ले लें? tan के साथ, तो वही उस रेखा की प्रवणता होगी। और कल मैंने आपको बताया था प्रवणता कैसे निकालेंगे। तब हम लोग रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? फार्मूला बनेगा y माइनस y1 बराबर mx-x1, ये वाला फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। और चौथा फार्मूला हम लोग बनाएंगे, छठा, 4 5 तो हो गया। जब रेखा पर दो बिंदु पता हो, प्रवणता ना पता हो, लेकिन रेखा पर क्या पता हो जाए? दो बिंदु पता हो जाए, तब हम लोग इस सरल रेखा का कैसे समीकरण निकालेंगे, है ना। तो ये समीकरण निकल के आएगा जब
रेखा पर दो बिंदु दिए हों, दो बिंदु दिए हों, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इतना समीकरण हम लोगों को इस सरल रेखा के अंतर्गत पढ़ना है। और ये टॉपिक जैसे हम लोगों को क्लियर होगा, उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा कि दो रेखाएं होंगी और उन दो रेखाओं के बीच में हमें कोण निकालना होगा, है ना। तो पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रेखाओं का समीकरण। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा का समीकरण, है ना। पहले क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा के समीकरण में ये 6 टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पहला कौन सा समीकरण पढ़ना है? जब रेखाएं क्या हो? निर्देशांक अक्षों के समांतर हो। जब सरल रेखाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर हो, जब रेखा निर्देशांक अक्षों के समांतर हो, या जब रेखाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर हो, तो उनका समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज आप हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, सरल रेखा बनता कैसे है? सरल रेखा कैसे बनता है? जब कोई वेरिएबल इस तरीके से मूव करे। वेरिएबल का मतलब हो गया बिंदु पथ, हम कहेंगे उसे। जब कोई बिंदु, ऐसा बिंदु जो क्या हो? वेरिएबल हो, जिसका मान हमेशा क्या हो? चेंज होता रहे। तो जब कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान हो, जब कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान हो कि वो एक सीधी रेखा में चले, है ना। मान लो एक हमारे पास बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, क्योंकि ये गतिमान है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? वेरिएबल होगा, चर राशि होगा। इसका मान बदलता रहेगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 7 होगा, कभी 0 भी हो सकता है ना। तो इसका मान हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो जब कोई चर राशि इस प्रकार से गतिमान हो, है ना, या जब कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान हो कि उसका जो बिंदु पथ हो, बिंदु पथ मतलब ये चलने से जो रास्ता बनता है ना। जब कोई बिंदु, मान लो ये पी बिंदु जो है वो ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से गतिमान है ना। इसका मान देखो बदलता रहता है, पॉइंट। इस प्रकार से गतिमान है कि उसका जो बिंदु पथ है वो क्या है? एक सीधी रेखा है। तो यही सीधी रेखा या यही बिंदु पथ क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाएगा। और इसी सरल रेखा का हमें समीकरण फाइंड आउट करना है। और पहले हम सरल रेखा का समीकरण निकालने जा रहे हैं। कब? जब रेखाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर। तो एक कंडीशन तो ये बन सकता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, है ना। इस प्लेन का नाम दे दिया एक्स डैश एक्स और वाई डैश, है ना। तो एक तो कंडीशन ये बन सकता है कि हमारी जो रेखा हो वो क्या हो जाए? x अक्ष के समांतर हो जाए। रेखा कैसी हो जाए? अच्छा, ये रेखा बनी कैसी होगी बताओ? ये रेखा ऐसी बनी होगी कि कोई बिंदु P होगा और वह बिंदु कैसे ऐसे टिक 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 करते चल रहा होगा, तभी तो बना होगा ना। इसका मतलब एक कोई बिंदु P है, वो ऐसे x अक्ष के समांतर ऐसे 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 चल रहा है। इसका मतलब x और y का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ऐसे 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 चल रहा है ना। समझ रहे ना? तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? चल रहा है। तो ऐसे ऐसे अगर चल रहा है ना, तो ये बन गया एक सरल रेखा। अब हमें इसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है। ये जो सरल रेखा है वो कैसा हो गया? x अक्ष के समांतर है। तो हमसे क्वेश्चन में आता है, पेपर में आएगा, जब क्वेश्चन देगा तो कहेगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन कहेगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष के समांतर कहेगा तो ऐसे बन जाएगा, है ना। अच्छा, कहोगे सर जी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्यों लेते हो? नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो y अक्ष के समांतर हो सकता है ना। x अक्ष के समांतर भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये जो दूरी लेना है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये दूरी हम नेगेटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये दूरी क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। और अगर y वाला रहेगा तो y वाले पर ये पॉजिटिव ले लेंगे और ये नेगेटिव ले लेंगे। तो ये जो
निगेटिव एक्सिस पे होगा वो कोई डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये निगेटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा, है ना। तो पहला समीकरण हम लोग निकालने जा रहे हैं कौन सा, कि जब सरल रेखा जब अच्छा इसमें कंडीशन कितनी बनेगी, कंडीशन बनेगी कितनी भाई, दो ही बनेगा। एक तो x अक्ष के समांतर रेखा हो सकती है और एक तो y अक्ष के। तो इसमें जो बनेगा, इसमें दो कंडीशन बन जाएगा, एक तो x अक्ष के समांतर रेखा होगा और एक y अक्ष के। तो आप कहोगे सर जी x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, चार कंडीशन बन सकता है। तो हम दो के लिए निकालेंगे और जैसे प्लस में रहेगा तो प्लस रख देंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में रख देंगे, हमारी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो जब रेखा x अक्ष के समांतर है ना, तब क्या निकालेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो ये रेखा कैसे बना, ये रेखा ऐसे बना कि इस पर कोई एक्स वाई बिंदु है जो ऐसे 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 चल रहा है। तो मान लीजिए जो बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है वो चलते 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 यहाँ कहीं पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो भाई वाई पे तो कुछ दूरी है ना, 1 2 3 4 5, वाई पर कुछ निश्चित दूरी है कि नहीं है, वाई पे कुछ निश्चित दूरी है। लेकिन एक्स पे कोई निश्चित दूरी है, इधर भाई कहाँ निश्चित दूरी है, तो ऐसे 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 चाहे इतने चले जाओ, इधर ऐसे 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 चाहे जितने चले जाओ, लेकिन इस पे तो दूरी निश्चित है, कितने दूरी है ना, इसकी डिस्टेंस पता है, लेकिन इसकी कहाँ दूरी पता है। तो रेखा भाई इसको ऐसे बढ़ाते चले जाओ समांतर चाहे इतना, है ना। तो इसका मतलब एक्स कॉमा वाई का मतलब समझ गए क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गई वाई, यानी यहां से यहां तक दूरी क्या हो गई वाई, और यहां से यहां तक दूरी क्या हो गई एक्स हो गई, है ना। यहां से यहां तक दूरी क्या हो गई एक्स, और यहां से यहां तक दूरी हो गई क्या वाई। तो ये वाली तो दूरी निश्चित है भाई, ये वाली दूरी मान ले रहे हैं कि वाई अक्ष पर यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, b है। वाई अक्ष पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, b है। और x यहां से यहां तक ये हो गया x की दूरी, लेकिन x की दूरी कितनी है भाई, इधर भी देखो a कहाँ है यार भाई, x पे कहाँ दूरी पता है, x पे तो इधर जितना मन के उतना जाओ, और x पे इधर देखो, इधर चाहे जितना जाओ और इधर चाहे जितना जाओ, लेकिन y पर तो निश्चित है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, y पे निश्चित है लेकिन x पे निश्चित नहीं है। तो अगर x देखो y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा b के, लेकिन x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, x तो भाई कितनों चले जाओ इधर निगेटिव में चाहे जितने चले जाओ, कहाँ तक जाओगे, ऐसे चले जाओ बढ़ते 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 चले जाओ, कहाँ तक जा सकते हो माइनस इन्फिनिट, है ना। इधर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट, और इधर जाओगे अगर बढ़ते बढ़ते तो प्लस इन्फिनाइट, है ना। तो इधर चलोगे तो माइनस इन्फिनिटी और उधर चलोगे तो प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू जो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी, बट y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, b आ गई। तो हमको ये वाली वैल्यू कभी नहीं कैलकुलेट करना होगा, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। हमको जब भी समीकरण निकालना होगा तो y बराबर b लगा देंगे। कब, जब हमारा जो सरल रेखा होगा वो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो जब हमसे कहेगा कि रेखा x अक्ष के समांतर है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो जब रेखा x अक्ष के समांतर है तो रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर b हो गया। y बराबर क्या हो गया भाई, और x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गई। इसकी तो बहुत वैल्यू है ना, समझ में आ गया। और यही बात अगर कह दे कि वो x अक्ष के समांतर तो है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, देखो ये भी रेखा तो है लेकिन कैसी होगी भाई, निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। अगर ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये माइनस भी हो जाएगी भाई। क्यों, क्योंकि भाई अब दूरी निगेटिव में होगी ना। तो करना क्या, अगर x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है तो y बराबर क्या बन जाएगा, समीकरण माइनस भी बन जाएगा। तो हम यार दुनिया भर का समीकरण क्यों निकाले, हमारा एक ही समीकरण से काम चल जाएगा। हम दिमाग में रखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है। यही हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला समझ में आ गया। जब रेखा x अक्ष के समांतर होगा तो उसका जो समीकरण बनेगा वो कौन सा बनेगा, y बराबर b या y बराबर माइनस b, डिपेंड करेगा कि x जो है वो किस,
है ना, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये चीज समझ में आया। अच्छा दूसरा समीकरण इसका हम लोग निकालते हैं, कौन सा दूसरा समीकरण हम लोग निकालते हैं, दूसरा कब, जब रेखा y अक्ष के समांतर है, जब रेखा y अक्ष के समांतर है तब रेखा का समीकरण निकालेंगे, है ना, तब रेखा का समीकरण निकालेंगे। अभी मैं बताता हूं आपको इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बना है, ये समांतर क्यों हो रहा है, ऐसा ग्राफ क्यों बनना है, अभी सारी चीजें मैं स्पष्ट करूंगा, है ना, क्योंकि हमें उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ाना, A to Z पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है ना, जीरो से हीरो बनना है कि नहीं। तो अब क्या करना है, अब हमारी रेखा क्या हो जाए, ये मैंने बना दिया एक्सिस बना दिया, है ना, क्या बना दिया, एक्सिस बना दिया, ये निगेटिव वाला हो गया, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, है ना। अब क्या करना है, जब रेखा हमारा क्या हो जाए, अब देखो y अक्ष के समांतर कर दिया, अब जब y अक्ष पर के समांतर कर दिया तो ये वाली दूरी तो भैया फिक्स हो गई कि 2 4 5 कुछ दूरी हो गया ना, लेकिन ये वाली दूरी ये दूरी नहीं फिक्स है, क्यों, क्योंकि भाई आप इधर ऊपर से अनंत तक जा सकते हो और नीचे भी आप अनंत तक जा सकते हो, आप चाहे ऊपर तक अनंत तक जाओ चाहे नीचे अनंत तक जाओ। अब फिर क्या करेंगे, फिर इस रेखा, ये रेखा कैसे बना होगा, जब कोई एक बिंदु एक सीधी रेखा में चला होगा, है ना, जब कोई एक बिंदु टक 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 करके एक सीधी रेखा में चला होगा तभी रेखा का सरल रेखा बना होगा। तो वो बिंदु मान लो यहाँ पहुंचा, ऐसे चल रहा था खट 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 करके, मान लो ऐसे खट 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 यहाँ पहुंच गया, चलते चलते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, है ना, इसका मतलब P x, y बिंदु का बिंदुपथ है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये x हो गया, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, y हो गई। अब इसका समीकरण निकालोगे तो क्या बनेगा भाई, x बराबर a बनेगा, और तथा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर ये भी बनेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा भैया, नेगेटिव में चाहे जितने चले जाओ, आप पॉजिटिव में चाहे जितने चले जाओ, कोई रोक है, रेखा तो भाई कहाँ तक आप बढ़ा सकते हो उसको कोई पता नहीं है ना, लेकिन ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये y अक्ष पर कटा हुआ पार्ट है, देखो ये 2 3 4 5 चाहे इतने पे कटेगा चाहे इतने पे कटेगा, ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अच्छा अब यही कंडीशन जब बनेगी, इधर कट जाए तो इधर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, फिर P पॉइंट यहाँ x, y हो जाएगा, ये हो गया x वाला हो गया भाई, ये हो गया y वाला। तो करना कुछ नहीं है, जब इधर कटेगा तो x बराबर क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है, और इधर कटेगा तो x बराबर प्लस से लेना है, यही दोनों में क्या करना है, काम करना है। तो दोनों का समझ में आया। तो ये पहला समीकरण हमने निकाल दिया और बता दिया कैसे निकालना है ना, समझ में आया। तो कभी भी अगर एक कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है, जैसे y बराबर 3, अभी आपको जब इंटरमीडिएट में हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का प्रयोग, तब उसमें आपको दिया रहेगा y बराबर 3 और कह देगा एक इलिप्स है x² / 25 या कुछ भी लिख देगा y² प्लस का 49 बराबर 1, कह दिया है कि ये जो इलिप्स का समीकरण है या दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त है जो इस रेखा से बाउंडेड है y बराबर 3 से। तो अगर आप जानोगे ही नहीं कि y बराबर 3 कैसे बनेगा, y बराबर 3 कैसे बनेगा भाई, y बराबर 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो y बराबर 3 कैसे बनेगा, ये देखो y बराबर 3 कैसे बनेगा, x अक्ष के समांतर, आप तुरंत ऐसे खींच दिए भैया, बता दिए कि इसी y बराबर 3 से बाउंडेड होगा, है ना। तो इसीलिए पहले आपको ये पढ़ा रहे तब इंटर वाला पढ़ाएंगे, समझ में आया क्यों इसको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो हर एक के बारे में जानना जरूरी है कि y बराबर 3, अब y बराबर b का कैसे बना था, y बराबर b का ग्राफ ऐसे बना था, x अक्ष ऐसे था, y बराबर b ऐसे बना था, है ना, x बराबर a कैसे बना, ऐसे बना, x बराबर माइनस a इधर का बना। तो आप काटना पीटना जानोगे तो यार ऑटोमेटिक उसका सवाल समझ में आने लगेगा, है ना, इसीलिए ग्राफ को समझना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, आगे चलो मैं। अब कौन सा समीकरण आता है भाई, अब दूसरा समीकरण देखिए, है ना। अब कौन सा समीकरण देखना है, प्रवणता रूप का, कौन सा देखना है, प्रवणता रूप का, दूसरा प्रवणता रूप का ही तो था,
तो परवणता रूप का मतलब ये हो गया, जब रेखा का ढाल पता हो, क्या पता हो, ढाल पता हो, तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड पता हो। क्या पता हो, y अक्ष पर कटा, यानी रेखा पर ढाल दिया हुआ, रेखा पर x अक्ष के धन दिशा के साथ उसका झुकाव दिया रहेगा और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड दिया रहेगा। y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड का मतलब ये है भाई, ध्यान समझेगा, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। ये कौन सा प्लेन हो गया भाई, y है ना, x और x डैश। तो इसका मतलब रेखा y को कहीं ना कहीं पर काट रही हो। जैसे कभी कभी कह देगा कि एक रेखा है जो x अक्ष के धन दिशा के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। कितने कोण पे झुका है, 30 अंश के कोण पर झुका है और y अक्ष पर 5 दूरी काट रही है। कितनी दूरी काट रही है, 5। इसका मतलब x अक्ष पर 30 अंश झुका है और y अक्ष पर कितनी दूरी काट रहा है, 5। तो y अक्ष पर बनाओ कितनी दूरी, 1 2 3 4 5, है ना। और x अक्ष पर कितना झुकाव है, 30। तो x अक्ष पर कोण ले लो 30 और y अक्ष पर ले लो 5। लो बन गई रेखा। अब कहेगा इसी रेखा का समीकरण बताओ भाई आप, निकाल के कि इस रेखा का समीकरण कितना होगा। तो हम एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जनरल इक्वेशन, एक व्यापक समीकरण बनाते हैं और उसी समीकरण में हम क्या करेंगे, अब इसको 30 अंश, कोई जरूरी 30 अंश दिया रहे, कोई जरूरी यहाँ 5 दिया रहे, यहाँ 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, यहाँ 45 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 20 अंश हो सकता है, 10 अंश हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ 30 ना मान करके क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। और यहाँ पर जो कटा हुआ अंतःखंड है उसको 4 5 ना मान करके हम लोग क्या मान लेंगे, उसको सी मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, सी। अब सी की वैल्यू वहां पर दिया रहेगा। अच्छा, इस रेखा को आप और किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे बनाओ कि x अक्ष के साथ झुकाव दिया रहे और y अक्ष पर काटे। बहुत लोग कहेंगे यहां से बनाओ 30 अंश, लेकिन भाई यहां से बनाओगे तो y को कहाँ काटेगा, काटेगा कहीं पे। अच्छा, एक दिमाग में आ रहा हो सर, ऐसे चलो सर, y पे काट रहा है सर, लेकिन भाई यहाँ पर निगेटिव काट रहा है ना, तो जब निगेटिव कहेगा इधर से बना देंगे। और कोई चारा है इसको बनाने का भाई, और किसी तरीके से इस रेखा को आप खींच सकते हो कि y अक्ष पर काटे और x अक्ष के साथ कोण भी दिया रहे। दिमाग में आया तो बताओ भाई, है कोई रास्ता और सोच के बताओ। ऐसे 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 तो इसमें यार कोई अंतर खास तो है नहीं भाई, कोण का मान बढ़ गया और क्या। देखो कोण का मान ही तो है, इसमें कोण क्या है 90 से कम है और इसमें कोण क्या है 90 से ज्यादा। बस फर्क इतने हैं दोनों में, कोई फर्क है, कुछ नहीं फर्क है, बस इसका मान दूसरा आएगा और इसका मान दूसरा आएगा, इस कोण का मान। बहरहाल ये रेखा यही रेखा है ना, बस अंतर क्या है दोनों में, कोण का अंतर है ना। और आप इसको नहीं बना सकते हो x अक्ष पर, मतलब जैसे y अक्ष से अगर ऐसे खींच दिए तो भी यहाँ से कोण एंगल ज्यादा ले लेना है, बस और क्या करना है ना। तो चलिए ठीक है, इस रेखा का समीकरण, यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसका परिमाणता पता हो। अगर थीटा पता है तो परिमाणता निकल जाएगी। तो कह दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका परिमाणता पता हो और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड पता हो। तुरंत हम लोग उस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। कैसे, हम लोग माहिर है भाई, कैसे। अच्छा, ये रेखा कैसे बना होगा, जब इस पर कोई एक बिंदु गतिमान होगा, चल रहा होगा, खट 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 ऐसे ऐसे जा रहा होगा, सीधे 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 सीधे, तभी तो सरल रेखा बना होगा ना। ऐसे ऐसे चलता होगा, खट 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 चला गया होगा, तभी सरल रेखा बना होगा। तो मान लीजिए वो बिंदु जो चल रहा है वो चलते 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 ऐसे जा रहा है भैया, एक सीधी रेखा में फटाफट फटाफट चलते जा रहा है। तो मान लो यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया वो P। और P कैसा बिंदु है, बिंदु कैसा है, ये वेरिएबल है,
क्योंकि इस पी का मान क्या हो रहा है, कभी यहाँ देखो ये पी का मान क्यों बदल रहा है, यहाँ पी है, कभी कभी यहाँ पी है, कभी यहाँ पी है, तो उसका मान देखो खट खट चल तो रहा है, हमेशा उसका मान चेंज हो रहा है, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, पी का मान चेंज हो रहा है। तो मान लो पी चलते 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 यहाँ पहुंच गया। जैसे मान लो अपने गाँव बासदेवपुर ग्राम सभा से चला और चलते 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 कहाँ पहुंच गया, मस्किनवा पहुंचा। कहाँ पहुंचा है, मस्किनवा पहुंच गया, यानी यहाँ पहुंच गया, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिया क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो गई भाई, वाई हो गई। क्या हो गई, वाई हो गई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी अक्ष के समांतर एक रेखा इसे 90 डिग्री पे इस पे इसे खींच दी भाई, किस पे, ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, और इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी, है ना। तो ये कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, बन जाएगा ना। अब हम जानते हैं ये कोण अगर थीटा है तो एकांतर कोण का नियम आपने पढ़ रखा है, थीटा, तो इसके समांतर कहीं भी खींचते जाओ, थीटा थीटा थीटा, है ना। इसके समांतर कहीं भी खींचते जाओगे तो क्या बनेगा, जितना यहाँ रहेगा थीटा 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 थीटा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ थीटा, तो अगर ये थीटा तो इसी के समांतर ये, तो ये भी भैया हो गया क्या, थीटा। क्या हो गया, थीटा हो गया भाई। और परवणता कैसे निकालते हैं, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बने उसको किसके साथ ले लें, tan के थाट ले लें, किसके साथ, tan के साथ ले लें, तो वही बन के आएगा क्या, रेखा की परवणता बनता है। क्या बनता है भाई, रेखा की परवणता बनता है। तो अगर मैं कहूं कि इस त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज, लगा दे रहा हूं प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी पी में, है ना, क्या निकालो भाई, tan थीटा। क्या निकाल दूं, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, पीबी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। होगा कि नहीं होगा भाई। अब आप पीबी बताओ कितना भाई, देखो इतना क्या है सी, तो ये भी यहां से यहां तक हो जाएगा सी, है ना भाई। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है कि नहीं बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये भी हो जाएगा सी, और यहां से यहां तक क्या है वाई, और इतना हो गया सी, तो ये वाली दूरी निकल के आएगी y माइनस का सी। कोई दिक्कत नहीं, समझा। इतनी दूरी क्या निकल जाएगी, y माइनस सी, और ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी, x ही होगा। क्लियर। तो यहां से जब मैं tan थीटा निकालूंगा तो पीवी क्या आ गया, y माइनस का सी अपॉन का x, और tan थीटा क्या होता है, रेखा की परवणता होता है। तो रेखा की परवणता को किससे दिखाते हैं भाई, m से दिखाते हैं। तो tan थीटा की जगह पर लिख देंगे m, तो हो जाएगा y माइनस का सी अपॉन का x, x को इधर ले, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mx हो जाएगा, और हो जाएगा y माइनस का c, और c को उठा के इधर कर दो तो बनेगा क्या, mx प्लस c बराबर y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, y बराबर mx प्लस c। इसी को कहते हैं परवणता रूप का समीकरण। यानी जब आपसे कहेगा, अब देखो इसको मैं जो है 5 और जो 30 पे निकाल रहा था उस पे अगर निकालते तो इसे बनता y बराबर tan 30 अंश इंटू एक्स प्लस का 5, बन गया समीकरण। tan 30 अंश की वैल्यू हम रख देंगे, बन गया समीकरण, है ना। तो इसको इतना क्यों निकाला, इस पे क्यों नहीं निकाला भाई, ये क्यों निकाल डाला, इसको इसलिए निकाला कि एक जर्नल इक्वेशन है, अगर 30 अंश दिया रहेगा तो 30 लिखेंगे, 60 अंश दिया रहेगा तो 60 लिख देंगे, ये 4 दिया रहेगा तो 4 लिखेंगे, 5 दिया रहेगा 5, तो जितना सी और एम दिया रहेगा, है ना, उसी के हिसाब से समीकरण हम बनाते जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण। समझ में आया। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं।
अब कंडीशन कुछ इसमें बनते हैं, उस कंडीशंस को अगर देख लो क्या बन सकता है। अच्छा, जैसे मैं कहा था कि एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, और वाई अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड कितना है 5। अगर इस वैल्यू 5 की वैल्यू, अगर ये जो कटा हुआ अंताखंड है इसको हम थोड़ा सा कम कर दें, 4 कर दें, तो रेखा, अगर मैं कह दूं इसको, है ना, अगर कह दूं मैं थोड़ा सा और कम कर दूं, है ना, तो रेखा कुछ ऐसे हो जाएगी। भाई देखो, कहने का मतलब ये है जब 4 पे हो जाएगा तो रेखा थोड़ा सा, कोण तो उतना ही रहेगा, रेखा ऐसे हो जाएगी। मैं कह दूं इसको और कम कर दो भाई, 3 कर दो, 2 कर दो, तो 2 कर दिया तो इतने पे कर दिया, 1 कर दिया तो यहीं से हो गया। अगर 0 पे कर दूंगा तो ये इसको ऐसे जाना पड़ेगा। कहां से जाना पड़ेगा, 30 अंश तो बना ही रहा है, लेकिन भैया सी हो गया 0। तो एक कंडीशन ये बनेगी, जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, तब रेखा का समीकरण, अगर मूल बिंदु से होकर गया तो सी का मान क्या हो गया 0, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो रेखा ऐसे अब जाएगी। भाई जब ऐसे जा रहा था अभी तक, वो वैसे गया, 30 अंश तो कोण तो वही दिया, कोण तो चेंज नहीं हुआ, बट ये 0 कर दिया वैसी, तो इसका मतलब मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, तब सी का मान क्या करना है, सी का मान 0 कर देना है, और रेखा का समीकरण निकाल लेना। तो रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर mx, सी का मान तो 0 हो गया भाई, सी का मान 0 कर दिया, तो y बराबर क्या हो गया। तो जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी तो आप ये समीकरण लगाओगे, और जब रेखा y अक्ष पर कुछ अंतःखंड काटेगी और रेखा की परवणता दिया रहेगा, तो फार्मूला ये वाला लगाओगे। तो दूसरा सूत्र समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे, तीसरे वाले पे। किस पे आते हैं, तीसरे वाले फार्मूले पे आते हैं हम लोग। तो तीसरा फार्मूला क्या है, अंतःखंड रूप का समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तीसरा फार्मूला अंतःखंड रूप का समीकरण है। अंतःखंड रूप में क्या बताया, अंतःखंड का मतलब ये हो गया, जैसे ये बना दिया कोऑर्डिनेट प्लेन। आप लोग केवल ध्यान से सुनो और देखो, लिखने में मत बजो, ठीक है ना, अगर लिखने में बजे तो फिर समझ नहीं पाओगे, समझो बस। ये हो गया तुम्हारा वाई प्लेन, ठीक है, समझा, कौन सा प्लेन हो गया, वाई प्लेन। अब कोई कह दिया आपसे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष पर कुछ अंतःखंड काटती हो, अंतःखंड का मतलब 4 दूरी 5 दूरी काटती हो, और वाई अक्ष पर भी काटती हो। जैसे कह दिया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स पर 4 दूरी काटती हो, कितना काटती हो भाई 4, और वाई अक्ष पर कितनी दूरी काटती हो 5। कह दिया रेखक समीकरण निकालो भाई, तुरंत तुमसे कहा रेखक समीकरण निकालो, है ना। तो अब इसके लिए व्यापक वाला फिर निकाल लेंगे, 4 और 5 पे क्यों निकाले भाई, है ना, किस पे निकालेंगे, व्यापक पर निकाल लेंगे। इसको मान लेंगे ए है, इसको मान लेंगे बी है, और जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 4 एक्स पे 4 काट रहा है तो ए का मान 4 रख देंगे और बी का मान 5 रख देंगे। कहेगा एक्स पे 10 काट रहा है तो ए का मान 10 रख देंगे, वाई पर 6 काट रहा है तो वाई का मान 6 रख देंगे। तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे क्या भाई, इसको मान लेंगे बी, और ये जहां पर काट रहा है उसका नाम दे रहे हैं ए, और ये जहां पे काट रहा है उसका नाम दे रहे हैं बी। इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, समझे क्यों, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कैसे, इसका मतलब ये हो गया, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे निकालें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालें, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालें, इसका मतलब एक्स पे तो चल रहे भाई, लेकिन वाई पे ना तो इधर जा रहे हैं और ना तो, अगर ऊपर नीचे जाते तो भाई वाई का कुछ मान होता ना, तो वाई पर ना तो नीचे जा रहे ना तो ऊपर जा रहे, तो इसका मतलब वाई क्या हो गया 0 हो गया। एक्स पे तो चल रहे हैं, और इस पे देखो भाई, इस वाले प्लेन पे
इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स पे ना तो इधर चल रहे हैं और ना तो एक्स पे इधर चल रहे हैं, लेकिन वाई पे चल रहे हैं। तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,b हो गया, क्योंकि वाई पे b दूरी चल रहे हैं, है ना। अब फिर क्या करेंगे भाई, ये रेखा अगर बना होगा तो कैसे बना होगा, ये सरल रेखा कैसे बना होगा, ये कोई रहा होगा भैया बिंदु, वो बिंदु रहा होगा, वो खट 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 सीधे पैदर दबाए हुए खट 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 भाग रहा होगा, और उसके भागने से जो बिंदु पथ बन गया वो क्या बन गया, सरल रेखा बन गया। तो मान लो वो अभी यहाँ पहुंचा, दौड़ते हुए चल रहा है, हाफटे डाफटे हाफटे, यहाँ पर पहुंच गया, खटाक यहाँ पहुंचा। अगर यहाँ पे वो पहुंचा हुआ है, अब हमें क्या करना है भाई, इसका बिंदु पथ निकालना है, इक्वेशन बनाना है इसका, सरल रेखा का समीकरण। तो पहले तो मैं कंडीशन लिख दूं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा, आप कहोगे सर जी धने धन पे निकाल ले, अरे धने धन पे निकालने ऐसे भी रेखा काट सकती है भैया, कोनो जरूरी नहीं है इसी तरह से काटे, ऐसी भी काट सकती है रेखा, तुम्हारी ऐसी भी काट सकती है, रेखा है किसी तरह से भी काट सकती है ना, रेखा तुम्हारी ऐसी भी काट सकती है, ऐसे इधर से भी काट सकती है। तो हमको करना क्या है यार, बस इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रखते जाना, समीकरण निकलता जाएगा फटाफट फटाफट, एक इक्वेशन से सारा काम हो जाए। या कहो तो चारों के लिए निकाले, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, चारों के लिए बना, क्यों बनाए भाई, जब एक से ही सारा काम हो जाए ना। अगर बना कर देखना चाहते तो बना ही सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x अक्ष की धन दिशा से ए अंतःखंड काटती हो, ए अंतःखंड काटती हो, तथा y अक्ष की धन दिशा से b अंतःखंड काटती। अभी इतना मैं लंबा लिख दिया, इतना लंबा नहीं लिखना रहेगा, मैं इस समझाने के लिए इतना बता दिया हूँ। आपको सीधा सीधा याद क्या रखना, अंतःखंड रूप का, अंतःखंड रूप का समीकरण है, किसका समीकरण है भाई, अंतःखंड रूप का समीकरण। लेकिन ये चीजें अगर आपको दिमाग में है तो फटाफट जैसे इसका जनरल फार्मूला बनेगा उसमें वैल्यू रखते जाओगे, खटाखट निकलता जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना, फटाफट निकलता जाएगा। तो अब देखो कैसे बनाएंगे भाई, अगर यहाँ पे P पहुंचा होगा बिंदु, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो जाएगी भाई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, समझ आ रहा ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई y, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई, x डिस्टेंस हो गई, है ना, हो गया कि नहीं हो गया भाई। अब क्या किया जाए भाई, यहाँ पर एक लंब डाल सकते हो आप, वैसे डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे एक लंब डाल दिया इसे, है ना, समझने के लिए भाई। तो अगर ये x है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तो x होगा ना। अगर ये x है तो ये यहाँ पर लंब पड़ा हुआ, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, x होगा, और ये तुम्हारा क्या है, y है। अब हम करेंगे क्या, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका नामकरण कर दें, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया b, ये हो गया o, है ना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं त्रिभुज, त्रिभुज o a, ऐसे लिख दे रहा हूं, a o b का क्षेत्रफल, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसे तो बना हुआ है, मैं बड़ा सा थोड़ा फिगर बना दे रहा हूँ, जूम करके छोटा बना दिया ना, इसीलिए कम समझ में आ रहा होगा। लो थोड़ा जूम कर दिया भाई, है ना। यहाँ पर P है, x, y है ना, यहाँ से एक ऐसे रेखा मूल बिंदु से मिला दिया, है ना। और यहाँ पर P बिंदु है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y, और ये तुम्हारा हो गया क्या, x। अगर ये x है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा,
एक्स ही होगा ना। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को देखो, ये ओ ए बी है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, a, 0, इसको 0, तो अगर इस बड़े वाले त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के और प्लस होगा कि नहीं होगा। इसका एरिया, इसका और इसका एरिया जोड़ दें तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा। बोलो भाई, अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इस वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको और इसको निकाल के जोड़ दूं तो इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ पी के, बी ओ पी का क्षेत्रफल प्लस किसके, ए ओ पी, ए त्रिभुज ए ओ पी का। कोई दिक्कत भाई बताओ, नहीं समझ आ रहा भाई। बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़े तो बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, 1/2 लंब गुणे आधार, पता है ना। तो 1/2 लंब कितना भाई ओ बी है और आधार कितना है, क्लियर। अब इस वाले त्रिभुज का निकालो जो ईसी बना हुआ, ईसी का, इसका देखो बी ओ पी, इसका कैसे निकालोगे, आधार इंटू किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे किसी भी त्रिभुज का। तो इसका आधार ये था, ऊंचाई ये था, चाहे समकोण त्रिभुज चाहे जो त्रिभुज, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार ये था, ऊंचाई ये था, लेकिन अब इस त्रिभुज में देखो ऊंचाई ये है और आधार, तो आधार कितना है भाई, आधार है तुम्हारा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, ओ बी, यहाँ पे तो बड़ा गुणे ओ बी और गुणे ऊंचाई क्या है भाई, ये वाला पता ही नहीं है ना, इसको एक्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, एक्स, समझ आ गया ना। इसको मिटा दो थोड़ा सा, इसी से देख लेना, प्लस 1/2 ए ओ पी का क्षेत्रफल, यानी ए ओ पी यानी आधार ओ ए गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है वाई, समझ में आएगा भाई। इसको मिटा दे रहा हूँ, उसी से समझ लेना भाई, समझाने के लिए बता देते। अब 1/2 सब में कॉमन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पहले रख दो। ओबी की वैल्यू क्या है, ओबी क्या है तुम्हारा, बी है, ओ ये तुम्हारा क्या है, ए है, नहीं समझा क्या, अरे भाई इतनी हटिया क्या, बी ही तो है, और ये वाली क्या है, ए है, बराबर बराबर के नीचे बराबर 1/2, ओबी कितना है भाई, ओबी यही तो है, बी गुणे एक्स प्लस 1/2 गुणे ओ ए कितना है, ए गुणे, अब 1/2 कॉमन ले लो, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 तो बचेगा क्या, ए बी बराबर बी एक्स प्लस ए वाई, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी से दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं, ए बी से दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग कर दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए बी बराबर बी एक्स बटा प्लस ए वाई बटा, तो ये कट के हो जाएगा एक, और बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स बटा ए, क्या बचा भाई, एक्स बटा ए, और यहाँ भी क्या बचेगा, वाई बटा
बराबर क्या आ गया 1 और मैं आपको शुरू में बताया था कि यही क्या है हमारा अंतःखंड का अंतःखंड रूप का समीकरण दिया हुआ। तो ये समझ में आ गया। जी अब देखिए a का मान अगर 4 दिया है तो 4 रखो, जी जितना दिया रहेगा फटाफट रखे जाएंगे, समीकरण बनाते जाएंगे तो एक समीकरण से सारा काम हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। जी। ओके।